हाय गाइस, आज का टॉपिक है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। जैसा कि हम जानते ही हैं कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो आइए चलते हैं पढ़ते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका रीज़न क्या होता है और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात। यूँ तो हर पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड अलग रहेगा, दिल्ली में अलग रहेगा, चेन्नई में अलग रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में अलग रहेगा, लेकिन रेंज जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो सिमिलर होती है। ठीक है, रेंज क्या होती है? अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁵ टेस्ला की होती है। तो आप यूँ कह सकते हो कि दिल्ली में अगर 0.5 × 10⁻⁻5 टेस्ला है, चेन्नई में 0.75 × 10⁻⁻5 टेस्ला है। ऐसा हो सकता है, मतलब ये एक्चुअल वैल्यूज़ दी है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात आती है रीज़न क्या है। ठीक है, तो इस रीज़न के लिए दो थ्योरीज दी गई। सबसे पहली थ्योरी तो थी कि शायद अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट हो, अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो ऐसे अलाइंड हो कि एक बार मैग्नेट बन रहा हो। ठीक है ना, लेकिन ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई क्योंकि बहुत सिंपलिस्टिक थी। जो अब करंटली प्रेवलेंट थ्योरी है उसको कहते हैं डायनेमो थ्योरी या फिर डायनेमो इफेक्ट। ठीक है, वो क्या कहता है कि अर्थ के कोर में आयरन और निकल जैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, ये जो है हॉट एंड मोल्टेन फॉर्म में है। अर्थ के रोटेशन की वजह से आयरन एंड निकल जो कि हॉट एंड मोल्टेन फॉर्म में है शो कन्वेक्शन। ठीक है, आयरन एंड निकल जो कि हॉट एंड मोल्टेन फॉर्म में है, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो अर्थ के रोटेशन की वजह से कन्वेक्शन मोशन दिखाते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है, ये देखो, ये अर्थ है, ये अर्थ का इनर कोर है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और बहुत हॉट होता है। इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में आयरन एंड निकल है। ठीक है, जो कि हॉट एंड मोल्टेन फॉर्म में होगा। ठीक है, और वो जो है वो कन्वेक्शन मोशन दिखा रहा होगा। ठीक है ना, अर्थ के रोटेशन की वजह से। कन्वेक्शन मोशन क्या होता है? गोल गोल घूम रहा होता है, बहुत तेज़ नहीं होता मोशन, धीरे धीरे होता है, लेकिन कन्वेक्शन होता है, गोल गोल घूम रहा होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से। क्योंकि अर्थ तो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही होगी ना, ऐसे ऐसे घूम रही होगी, उसकी वजह से अंदर जो हॉट एंड मोल्टेन मटेरियल है वो भी घूम रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये हॉट एंड मोल्टेन मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है ना, अभी क्या होता है, कई बार मेटल्स में अगर बहुत हीट अप कर दो आप मेटल्स को तो वो आयनाइज कर जाते हैं। मान लो Fe जो होगा वो Fe+2+2e बन जाएगा। ठीक है ना, अब आयन्स हो गए तो ये चार्ज पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, अब वो कन्वेक्शन मोशन दिखा रहे हैं, तो वो बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो यानी कि करंट बन रहा है। अब करंट बन रहा है, करंट की वजह से जो है ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है ना, आप NCERT में ये सारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं। आप अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थ के मैग्नेटिज्म का रीज़न क्या है, आप ये सारे कीवर्ड्स लिख देना। डायनेमो थ्योरी, अर्थ के कोर में आयरन एंड निकल जैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, हॉट एंड मोल्टेन फॉर्म में है, अर्थ रोटेट करता है तो कन्वेक्शन मोशन होता है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसको हम पहले एक डायग्राम से समझेंगे। ये रही आपकी अर्थ। ठीक है, ये रही आपकी जियोग्राफिक एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ जो है रोटेट कर रही है। ठीक है ना, इसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है। ये हो गया आपका जियोग्राफिक नॉर्थ NG। जी क्यों लिखा है मैंने? जियोग्राफिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये है आपका जियोग्राफिक नॉर्थ NG, ये है आपका जियोग्राफिक साउथ SG। ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो आपका इक्वेटर क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका जियोग्राफिक इक्वेटर, ठीक है ना, जियो इक्वेटर, ठीक है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, वो इस एक्सिस से थोड़ा एट एन एंगल होता है, ठीक है ना, एकदम इस एक्सिस के साथ अलाइन नहीं होता है, एट एन एंगल होता है। और वो क्या होता है, ये देखो, ये अगर आपकी मैं ये होती मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है ना, इसको लिख दूं मैग्नेटिक नॉर्थ यानी NM, और इसको लिख दूं मैग्नेटिक साउथ यानी SM। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो होगा 11.3 डिग्रीज का, ठीक है। और सिमिलरली ये जो प्लेन है जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा उसको कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलता है कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है, वो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस एट एन एंगल होती है जियोग्राफिक एक्सिस के, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो देखो अब बात आती है फील्ड लाइंस की, ठीक है ना। यहां बात हो जाती है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है कि मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज करती हैं और मैग्नेटिक नॉर्थ में घुसती हैं, ठीक है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक साउथ से निकलेंगी और मैग्नेटिक नॉर्थ में घुसेंगी, ठीक है। तो देखो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप कुछ ऐसा होता है। तो इससे आपको कुछ याद आ रहा है, ये काफ़ी सिमिलर है एक बार मैग्नेट के। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ आर सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। दिख रहा है ना आपको, बार मैग्नेट जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। चलो अब पॉइंट नंबर 2 क्या है। देखो एक बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से, देखो अगर एक नॉर्मल बार मैग्नेट होता, ठीक है, ये नॉर्थ होता, ये साउथ होता, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही होती और यहाँ घुस रही होती, ठीक है ना। नॉर्थ से निकल रही होती और साउथ में एंटर कर रही होती, नॉर्थ से निकल रही होती, साउथ में एंटर कर रही होती। लेकिन अर्थ में मैग्नेटिक साउथ से निकल रही हैं और मैग्नेटिक नॉर्थ में एंटर कर रही हैं। ऐसा क्यों है? देखो रीज़न ये है कि वी कॉल दिस पोल, दिस मैग्नेटिक पोल एज द मैग्नेटिक नॉर्थ बिकॉज इट इज क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ, इट इज क्लोज टू द जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है ना। मैग्नेटिक नॉर्थ इज एक्चुअली, ये देखो मैग्नेटिक नॉर्थ which is close to geographic north actually is the south pole of Earth's magnetic field। बात समझे आप? देखो मैग्नेटिक नॉर्थ को मैग्नेटिक नॉर्थ इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो जियोग्राफिक नॉर्थ के पास था। मैग्नेटिक साउथ को मैग्नेटिक साउथ इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो जियोग्राफिक साउथ के पास में था। लेकिन एक्चुअल में अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो एक साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं
वो मैग्नेटिक नॉर्थ में एंटर कर रही होती है, ठीक है। वैसे ही मैग्नेटिक साउथ का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो साउथ पोल के पास में है, जियोग्राफिक साउथ पोल के पास में है, लेकिन वो काम कैसा करता है, वो मैग्नेटिकली वो एक नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, ठीक है ना, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आई होप इतना डिस्टिंक्शन आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बच्चे सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं, ठीक है ना। ये पहले मैं बता देता हूं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या नहीं है। ये आपका जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये आपका जियोग्राफिक साउथ है, ये आपका मैग्नेटिक साउथ है, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये एंगल 11.3 डिग्रीज है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 11.3 डिग्रीज नहीं है, ठीक है। ये चीज़ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन नहीं है। मेरे से कितने बच्चे आके बोल देते हैं कि भैया ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है क्या, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, उसके बाद आके डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं लॉन्जिट्यूड। ये देखो, आपने बचपन में लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा, ठीक है ना, जियोग्राफी में 9th क्लास में पढ़ा देते हैं। तो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो आप लॉन्जिट्यूड कैसे बनाओगे, मेरिडियंस ऐसे, है ना, ये बनेंगे आपके जियोग्राफिक मेरिडियंस या जियोग्राफिक लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है ना। नॉर्थ पोल को डायमेट्रिकली अर्थ को काटते हुए साउथ पोल को जोड़ने वाली एक लाइन, जिसको हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। वैसे ही मैग्नेटिक मेरिडियंस भी बन सकते हैं ना। अगर जियोग्राफिक नॉर्थ को जियोग्राफिक साउथ से जोड़ने के लिए हम मेरिडियंस बना सकते हैं, लॉन्जिट्यूड्स बना सकते हैं, जिनको हम जियोग्राफिक लॉन्जिट्यूड्स या जियोग्राफिक मेरिडियंस कहते हैं। मेरिडियंस और लॉन्जिट्यूड सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो वैसे ही हम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल को जोड़ने के लिए भी मैग्नेटिक मेरिडियंस बना सकते हैं, है ना। वो क्या बनेंगे, ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। तो अगर आप ये पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा इन दोनों मेरिडियंस के बीच का एंगल। ये इस पॉइंट पे ये एंगल होगा, इस पॉइंट पे ये एंगल होगा, समझ रहे हो। अब लॉन्जिट्यूड्स तो आप पूरे अर्थ के लिए बनाते हो ना, सारी अर्थ पे बना दोगे एक लॉन्जिट्यूड। वैसे ही आप मैग्नेटिक मेरिडियंस भी बना सकते हो पूरी अर्थ के लिए। तो हर पॉइंट पे एक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात। अब देखो, अगर हमें सीधे शब्दों में समझाना हो तो आप ये सोचो कि मैं आज यहाँ दिल्ली में खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो दिल्ली से कोई लॉन्जिट्यूड जा रहा है, मान लो वो लॉन्जिट्यूड मेरे इस हाथ के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। ये साउथ है, वो नॉर्थ है, और ये लॉन्जिट्यूड जा रहा है, मान लो जो भी लॉन्जिट्यूड है दिल्ली का, मान लो 71 डिग्रीज कुछ तो होता है ईस्ट, है ना। वो लॉन्जिट्यूड है, वो इस लाइन के थ्रू जा रहा है, ठीक है ना। आपने हाथ में एक कंपास नीडल पकड़ी हुई है। अब कंपास नीडल तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करेगी ना। तो क्या होता है, कंपास नीडल जो है ना, वो एग्जैक्टली जियोग्राफिकल नॉर्थ से साउथ नहीं पॉइंट करती है, वो थोड़ी सी ना एट एन एंगल होगी इस लॉन्जिट्यूड के। क्यों होगी, क्योंकि कंपास नीडल एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ की तरफ पॉइंट करेगी ना। तो इसलिए
कंपास नीडल जो है थोड़े से एंगल पे हो जाएगी, आपके एक्चुअल जियोग्राफिक मेरिडियन या जियोग्राफिक लॉन्जिट्यूड कह लो, उसके साथ थोड़े से एंगल पे हो जाएगी। तो ये जो एंगल बनता है वो एक्चुअल में यही एंगल है, क्योंकि कंपास नीडल जो है वो मैग्नेटिक लॉन्जिट्यूड के साथ अलाइन करेगी और मेरा हाथ अभी अज्यूम किया हुआ है हमने कि वो एक जियोग्राफिक लॉन्जिट्यूड के साथ अलाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा जियोग्राफिक लॉन्जिट्यूड और मैग्नेटिक लॉन्जिट्यूड के बीच में, या यूँ कह लो सेम चीज़ है, जियोग्राफिक लॉन्जिट्यूड और कंपास नीडल के बीच में, वो एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है ना। मान लो कि ये आपका ये डायग्राम दूसरा है, हाँ, मान लो कि ये आपका जियोग्राफिक लॉन्जिट्यूड था। फिर से बता रहा हूँ, लॉन्जिट्यूड मेरिडियन सेम चीज़ होती है, कंफ्यूज मत होना। और ये आपका मैग्नेटिक नीडल ऐसे पॉइंट कर रही थी, ठीक है ना। तो ये जो एंगल होगा थीटा, वो होगा आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब मैग्नेटिक नीडल जो है, कंपास नीडल, वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी? वो करेगी मैग्नेटिक लॉन्जिट्यूड के डायरेक्शन में, है ना। तो ये जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और हम इसकी अब एक डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। At any point on the Earth's surface, the angle between the geographic meridian / longitude and the magnetic meridian / longitude is the angle of declination, ठीक है ना। इसमें आप चाहो तो एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, ये डेफिनेशन लिख लो, फिर छोटा सा चेंज कर लूँगा मैं, लिख ली तो एंड द डायरेक्शन ऑफ द कंपास नीडल at that point is the angle of declination, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन हो गई एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की, ठीक है। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, तो उस डायग्राम से तो आपको पता चल ही गया होगा, ये वाले डायग्राम से, इस पॉइंट पे ये एंगल है, इस पॉइंट पे ये एंगल है, इस पॉइंट पे ये एंगल है। तो हर पॉइंट पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अलग होता है, ठीक है ना। इट वेरीज, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वेरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो गाइज़ मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। लाल कलर में सारे मैंने मैग्नेटिक मेरिडियंस बना दिए हैं, ब्लू कलर में दो लॉन्जिट्यूड्स बना दिए हैं, जियोग्राफिक लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है। और ब्लैक कलर में मैंने एंगल ऑफ डिक्लिनेशंस मार्क किए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो, और ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका जियोग्राफिकल इक्वेटर है, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, देखो ब्लैक कलर में मैंने ये एंगल मार्क किया हुआ है, ये है इस मैग्नेटिक मेरिडियन और इस जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल। तो आप देख रहे हो जितना पास ये इक्वेटर के है, एक ये पर्टिकुलर एंगल बना रहा है। लेकिन जैसे जैसे
आप इक्वेटर से दूर जा रहे हो तो ये एंगल बड़ा हो गया ना, ये एंगल और ये एंगल में देखो, जो इक्वेटर के पास में है और जो पोल्स के पास में है, उन दोनों एंगल्स में फ़र्क है ना, सेम लॉन्जिट्यूड पर है ना, ये सेम लॉन्जिट्यूड है, लेकिन जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इक्वेटर के पास है वो छोटा है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो पोल्स के पास है उस पे, है ना। तो वी कैन से कि एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज स्मॉलर नियर इक्वेटर than at poles। ठीक है, तो गाइज अगला टॉपिक हमें पढ़ना है एंगल ऑफ डिप। तो शुरू करने से पहले हम ये डिफरेंस जान लेते हैं कि एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, देखो मान लो आपकी ये अर्थ की सरफेस थी फ्लैट, ठीक है ना, इस सरफेस पे ये कंपास नीडल हमने रख दी, और तो फिर ये हॉरिजॉन्टली यानी कि सरफेस से, अर्थ की सरफेस से पैरेलली रोटेट कर पा रही है। ठीक है ना, वो रोटेट कर पा रही है और वो अपने आप को किसी डायरेक्शन में मान लो अलाइन कर लेगी। ठीक है, अब मान लो इस पॉइंट पे लॉन्जिट्यूड जो है वो उस डायरेक्शन में है। ठीक है ना, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का लॉन्जिट्यूड है। तो इस लॉन्जिट्यूड और इस कंपास नीडल के बीच में जो एंगल होगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, लेकिन आप ध्यान में रखो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बार ये अर्थ की सरफेस के पैरेलल ही होगा। ठीक है ना, इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट हो सकता है ऊपर को, या वर्टिकल कंपोनेंट हो सकता है नीचे को। ठीक है ना, वो हमें पता चलता है एंगल ऑफ डिप से। मान लो आप कोई ऐसी नीडल ले आए जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना रोटेट करे, वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर पाए। ठीक है ना, तो क्या करेगी वो मैग्नेटिक नीडल जो वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रही है, वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट के साथ अलाइन कर लेगी। ठीक है ना, या तो ऊपर को या फिर नीचे को। ठीक है, एक बार उसने ऊपर या नीचे को अलाइन कर लिया अपने आप को, तो जो एंगल बनेगा, मान लो ऊपर को अलाइन कर लिया, तो ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो ये देखो एक छोटे स्केल पे अगर हम कोई डायग्राम बनाए तो मान लो ये आपकी अर्थ की सरफेस थी, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की सरफेस के बीच में जो एंगल है वो होगा आपका एंगल ऑफ डिप। और अगर लार्ज स्केल पे ये डायग्राम बनाए तो मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बी ई, अर्थ का सेंटर ये है, तो आप यूँ मान सकते हो कि z इसका वर्टिकल कंपोनेंट है और h इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये जो एंगल है थीटा, इसको कहोगे आप एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो अब हमें एंगल ऑफ डिप से क्या, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप दोनों मिला के क्या पता चला, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन से हमें पता चला कि अर्थ की सरफेस पे किस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और एंगल ऑफ डिप से हमें पता चला कि ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट कितना है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, इससे हमें ऐसे डेक्लिनेशन से पता चला, ऊपर या नीचे वो डिप से पता चला, इससे हमें पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। अब मान लो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है, तो हम डायरेक्शन के अलावा ये z और h भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बी ई साइन ऑफ थीटा, z हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से आएगा सिंपल, वैसे ही बी ई कॉस ऑफ थीटा, h हो जाएगा, z क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी ई, h क्या है, हॉरिजॉन्टल
कंपोनेंट ऑफ BE। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। आपको चाहिए 3 क्वांटिटीज, BE की मैग्नीट्यूड, एंगल ऑफ डिप थीटा और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन D। ठीक है, डिप डिक्लिनेशन। ठीक है, तो बच्चों बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। तो वो 3 स्पेशल पॉइंट्स रहेंगे। एक तो रहेगा मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेटिक साउथ से इमर्ज करती हैं और मैग्नेटिक नॉर्थ में एंटर करती हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या कि जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो एक्चुअल में नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट की तरह काम करता है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आप याद रखो। ठीक है, जो मैग्नेटिक साउथ है वो एक नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो जो फील्ड लाइंस है ना वो ऑलमोस्ट वर्टिकल रहेंगी इस पॉइंट पे। इसका मतलब क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ही नहीं, वो सिर्फ एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है ना, और वो एकदम ऊपर को होगा। ठीक है ना, कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड अपवर्ड्स। इसलिए अगर आप कोई डिप नीडल इस साउथ मैग्नेटिक पोल पे रख दोगे तो उस डिप नीडल का जो साउथ होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स पॉइंट करेगा ग्राउंड की तरफ। ठीक है, वैसे ही आप आगे बढ़ो, बढ़ते बढ़ते चलो, इस मैग्नेटिक इक्वेटर पे आप पहुंच गए। तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ग्राउंड के एकदम हॉरिजॉन्टली पैरेलल होंगी। ठीक है, क्योंकि वो एकदम हॉरिजॉन्टली पैरेलल होंगी तो कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड का। इस वजह से जो आपकी डिप नीडल है वो ना ऊपर उठेगी ना नीचे जाएगी, वो एकदम पैरेलल रहेगी ग्राउंड के साथ। ठीक है ना, तो एट मैग्नेटिक इक्वेटर डिप नीडल इज हॉरिजॉन्टल। एट मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द डिप नीडल पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और वैसे ही मैग्नेटिक नॉर्थ में वर्टिकली एंटर कर रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का, केवल एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स कंपोनेंट होगा। इस केस में आप अगर एक मैग्नेटिक नीडल रख दोगे तो कंपस का नॉर्थ पोल जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स पॉइंट करेगा। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूज कर रहे हो तो सोचो, जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो एक साउथ पोल की तरह काम करता है, बता चुका हूं मैं ये। जो मैग्नेटिक साउथ है वो एक नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। तो नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, यानी कि अगर ये मैग्नेटिक साउथ पोल जो कि काम करता है नॉर्थ पोल का, वो काम कर रहा है नॉर्थ पोल का, वो अट्रैक्ट करेगा दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को। ठीक है, और वो दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल का अट्रैक्ट करेगा तो साउथ पोल वाली जो पार्ट है कंपस नीडल का वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स पॉइंट करेगा मैग्नेटिक साउथ में, क्योंकि फील्ड लाइंस एकदम वर्टिकल हैं। वैसे ही मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो काम करता है साउथ पोल का, वो जो काम करता है साउथ पोल का वो अट्रैक्ट करेगा दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और वो कंपस नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ग्राउंड की तरफ पॉइंट करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंप्लीटली वर्टिकल है। ठीक है, और मैग्नेटिक इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऑलमोस्ट ग्राउंड के पैरेलल रहती हैं, इसलिए कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा ही नहीं, और इसलिए आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है, जो डिप नीडल है, वो हॉरिजॉन्टल रहेगी। ठीक है।